हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी, जो कि 21 जून 2017 में पेपर हुआ था, उसको कराने वाले हैं। यानी कि PYQ सेशन चल रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग चाहते हैं जीके की जो है मैराथन क्लासेस लुसेंट वाली, या फिर आपका SSC आपका रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं, क्या आप उनको करना चाहते हैं। तो आपने कमेंट भी किया था कि आप मैराथन क्लासेस चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही संडे तक आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास डिज़ाइन करने वाली हूँ। मिलेंगे जल्दी ही मैराथन। बाकी आप लोगों का PYQ चल ही रहा है। सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया था? तो सबसे पहले जो खनिज तेल है उसका जो कुआं है वो कब और कहाँ खोदा गया? तो एक खोदा गया था 1859 में अमेरिका में। कहाँ पर खोजा गया था? अमेरिका में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1859 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करती है? प्रवाहित होती है। और ये जो नदी है उद्गम होता है उसका अमरकंटक पहाड़ी से होता है, और पटना के पास पटना के नियर और आरा के पास गंगा में मिल जाती है। ये है हमारी सोन रिवर। कौन सी है? सोन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को कब से लागू किया गया था? भारत में मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को कब से लागू किया गया था या कब से लागू हुआ है? ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, और पहला राज्य था हरियाणा जिसने वैल्यू एडेड टैक्स को लगाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है आपसे पूछा गया है। 1580 से 1612 में वो गोलकुंडा के शासक भी रहा है, और हैदराबाद नगर और चार मीनार का निर्माण उसने कराया था, और इनका नाम है कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए। मृच्छकटिक के लेखक कौन थे? मृच्छकटिकम के लेखक आपसे पूछा गया है, जिन्होंने इस ग्रंथ में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर, धूर्त दास, इनका भी वर्णन किया है। और ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटक रहा है। क्या रहा है? नाटक। और किसका है ये? शूद्रक का है। ऑप्शन आपका ये सही आंसर होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यानी कि नर्मदा का उद्गम जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है वहीं से ही इसका भी होता है। बस ये है कि नीचे की तरफ आती है और वो ऊपर की नॉर्थ की तरफ जाती है। ऑप्शन यहाँ पर भी अमरकंटक पहाड़ियों से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है? धन के निष्कासन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू ने दिया था। किसने? दादा भाई नेहरू जी। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का जो विलय किया गया था वो कब किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी 1886 में, 1886 में हुआ, और इस पार्टी का गठन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, है ना। तो यहाँ पर देखो, दोबारा बोल रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हो रहा है 1886 में, और 1876 में इसका गठन कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। और दूसरा यहाँ पर मैंने पॉवर्टी वाला आपको बताया था कि दादा भाई नेहरू जी ने इसको क्या करा था, इसके लेखक रहे हैं, और इन्होंने जो है बहिर्गमन इस ग्रंथ में जो है, इसी में जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, उसके यहाँ पर क्या दी थी? थ्योरी दी थी। और उसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब इन्हीं को दादा भाई नेहरू जी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका कि वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। और ये क्वेश्चन आप
अगर PYQ सीरीज़ देख रहे हैं तो बहुत सारी कई बार अलग अलग पेपर में रिपीट हुआ है। ये एक ऐसी जहाँ पर मौसमी घटना जैसे कोहरा, बादल, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जना, विद्युत प्रकाश, ये सभी जो घटनाएं हैं सब मतलब मौसम से रिलेटेड ही हैं, जो कि 8 से 18 किलोमीटर तक ये परत मिलती है और इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध किससे रहा है? तो ये जुड़ी हुई हैं कथक से, और कथक नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और कथक के प्रशंसकों में ध्रुपद, तराना, ठुमरी, गजलें ये शामिल थीं। और कथक अत्यंत नियमबद्ध और शुद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरा जो ध्यान दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, लय पर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जैसी आकृतियों का समूह होगा। तो एक जैसी जो आपकी आकृतियाँ हैं, आपकी जो फिगर्स यहाँ पे गिवन है, उन फिगर्स को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का देख अगर आप बताएंगे कि ए से रिलेटेड वाली फिगर कौन कौन सी है, ए से रिलेटेड वाली फिगर कौन सी है, तो एक की फिगर वाली है, देखो बीच में कटा हुआ ए हो गया, एच हो गया, यानी कि आपका 1 4, और इसके अलावा आपका एन होगा, क्योंकि और कोई मैच नहीं करेगा तो एन हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 4 8, ऑप्शन एक तो बी एलिमिनेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो एम की जैसे एक तो 2 है, और इनकी आपका दूसरा 5वां डब्ल्यू भी है, और कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ई भी आपका है यहाँ पर, जिसमें इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 5 7 हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, बी जैसे जो बंद है बिल्कुल, तो आपका एक तो बी वाला ही हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, और लास्ट में कौन सा बचा है, आपका यू बचा हुआ। तो इस तरीके से ये पेयर बनेगा एक जैसे जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, आपको अगर पता होगा तो भाई एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? अगर आपको ये पता है, मैंने क्वेश्चन कराया सेम ऐसे, 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो हाफ डिग्री का बनेगा। सो 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पर बस आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 15 डिग्री का। क्या बनेगा? 15 डिग्री का एंगल बनेगा। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करना है एक मीनिंगफुल फॉर्म्स में। जब आप इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपके पास अगर मनी है तो आप स्थान देखेंगे, और स्थान है तो फिर आप योजना प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद आप उसमें बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना, फिर उसके बाद इमारत खड़ी हो जाएगी, और फिर आप उसे किराए पे देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत आप फाइंड कीजिएगा, गलत कौन सा है इनमें ऑप्शंस में से, वो आपने बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताइएगा 14 में क्या प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पे लॉजिक, क्या यहाँ पे पैटर्न आपका अप्लाई हुआ है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में डिफरेंसेस आप देखिएगा, 32 और 41 के बीच का डिफरेंसेस 9 है, ऐसे 62 और 44 का डिफरेंसेस 18 आ रहा है, और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 46 और 28 का डिफरेंसेस भी 18 आ रहा है, और लास्ट जो है उसमें इसका कितना डिफरेंसेस आ रहा है? 23, इनका 18, इनका 18, इसका 9। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस है वो आपका डिफरेंसेस इसमें आ रहा है। तो एक तरीके से ये, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं तीनों क्या हो रहे हैं, 9 से आपके विभाज्य हैं। तो इस वजह से जो डिफरेंट है वो है आपका ऑप्शन डी, और यहाँ पर ऑप्शन डी ही इसका आंसर भी होगा। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण कर रहा है, मतलब एक रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है, आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इसका पालन नहीं कर रही है? तो देखो भाई, आप सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे 258 130 कैसे बना, देखो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे ना तो 258 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्या करेंगे? प्लस की 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा 130। ऐसे ही आप इसमें करेंगे 130 से 66 जाना है, तो प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2,
है ना। तो बाकियों में भी आप करेंगे। अब एक बात बताओ, अब 8 में 2 ऐड करेंगे आपका 10 आ रहा है, और डिवाइडेड करेंगे 2 तो आपका कितना आएगा 8 पॉसिबल तब भी नहीं है ना। तो ऐसे में अब एक बात, तो 8 में 2 आप ऐड करिएगा +2 और डिवाइडेड करेंगे आप 2 से, तो ये आपका पूरा का पूरा लॉजिक लगेगा। जो डिफरेंट है वो है आपका ऑप्शन डी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMVGGPU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रॉड को क्या लिखेंगे। तो देखो भाई, अगर यहाँ से M13 पे आता है, O आता है 15 पे, है ना। तो यहाँ पर M13 O15 तो +2 जा रहा है। अब O और M जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है -2 हो रहा है। फिर T से V जा रहे हैं, T से V में फिर से +2 हुआ। अब यहाँ पर H से G गए हैं तो यहाँ पर -1 हुआ है। तो पहले +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 हुआ। आगे देखो E और G जा रहा है, E आता है आपका 5 पे, G आता है 7 तो +2 हो गया है। ऐसे ही फिर आपका R आता है 18 पे, P आता है 16 तो -2 हुआ है। और फिर उसके बाद S और U तो यहाँ पर +2 हुआ है। बस आप लॉजिक लगा दीजिएगा, बस आपने क्या करना है यहाँ पे पैटर्न को पकड़ना। तो ब्रॉड है +2 करेंगे तो B+2, B आता है 2 पे, 2 + 2 कितना 4 पे आता है आपका D, तो यहाँ पर आपका क्या है डी। ऐसे R आप क्या करेंगे -2 करेंगे तो R 18 पे आता है, -2 करेंगे तो आपका 16 और 16 पे आता है P, क्या आता है P आता है। फिर नेक्स्ट में भी आपका +2 होना था। अब आता है O में आप क्या करेंगे, O में O15 15 प्लस के 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 17, है ना। और 17 पे आपका आता है Q, क्या आता है D, और यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ पर Q आता है। फिर -1 होना है, +2 -1 +2 और -1 होना है। तो U आता है आपका 21 पे, -1 करेंगे तो आपका 20 और 20 पे आता है T। DPQT किसी में आ रहा है DPQT, DPQT, तो ये वाला चला गया, ये चला गया, इनमें से एक होगा। आगे चलते हैं। -1 होने के बाद +2 हो रहा था, है ना, +2 हो रहा था, यानी कि G में आप क्या करेंगे, G आता है 7 पे, +2 करेंगे तो 9 और 9 पे आता है आपका I आता है, क्या आता है I आता है। तो यहाँ पे DPQTI बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद -2 करना है, उसके बाद क्या करना है -2, यानी कि H आता है 8 पे, माइनस आप 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और 6 पे आता है F। किस में आ रहा है, ये चला गया ऑप्शन डी में। और लास्ट में फिर +2 करेंगे, T + के 2 आपका क्या आ जाएगा 22 और 22 पे आता है V। आगे बोला गया 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से। जो रामपुर है वो छोटा है, रामपुर छोटा है, यानी कि आपका श्यामपुर इससे बड़ा है, तो यहाँ पर श्यामपुर होगा। धामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। तो श्यामपुर से बड़ा कौन है, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, पर इतना नहीं जितना हरिपुर है। अब जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, तो हम लिख देते हैं किससे, जयपुर को लिख देते हैं। किसको लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा भाई जयपुर आ जाएगा, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, पर इतना नहीं जितना हरिपुर, और धामपुर बड़ा है हरिपुर से, तो यहाँ पर आपका हरिपुर आ जाएगा और उसके बाद आपका धामपुर आ जाएगा। आप बताइएगा इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है। धामपुर आपका क्या है, सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। 17 मार्च है ना, 17 मार्च 1980 को क्या है, सोमवार है, यानी कि मंडे है। तो आपसे बोला गया कि 12 जुलाई 1980 को, जब ईयर आपका सेम होता है, डेट और मंथ आपका डिफरेंट होता है ना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपका जो अब एक बात बताओ, जो 17 मार्च है इसमें आपके मार्च आगे जा रहे हैं, तो 17 मार्च से मार्च 1980 को 12 जुलाई था, उसके बाद आपके मार्च में और कितने दिन बच गए हैं, मार्च 31 की जाती है, उसमें कितने दिन बच गए हैं, 14 डेज आपके मार्च के हो गए हैं। मार्च से फिर अप्रैल जाएंगे, अप्रैल के +30 दिन, फिर मई जाएंगे 31 डेज हो जाएंगे। अब मई के बाद आपका क्या हो जाएगा, मार्च आपके 14 डेज रिमेनिंग है,
मार्च के बाद अप्रैल के 30, फिर मई अप्रैल, मई के आपके 31, फिर आपके जून के कितने हो जाएंगे बताइएगा, जून के कितने हो जाएंगे? सही जा रहे हैं, एक मिनट, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। हाँ, तो जून आपकी 30 की हो गई ना, 30 हो गए। और जुलाई का आपका कब तक का पूछा है? 12, अब यहाँ पे 12 जुलाई तक का पूछा है ना, 12 जुलाई। तो 12 दिन किसके हो गए भाई? जुलाई के 12 दिन हो गए। बस अब या तो यहीं से कट कर दीजिएगा। आप देखो यहाँ से शॉर्ट करना है तो 7, आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं। हम जब ऑड डेज निकालते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 14 कम्प्लीटली जाए, तो यहाँ पे रिमेनिंग 0 है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 जाएगा, 7 से 30 यानी कि 28, और बचे कितने? 2, और यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर आपका 2 बचेंगे, और यहाँ पर आपके कितने बच जाएंगे? 5 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पर? 5 बचेंगे। 5 और 2 7, ये चले गए हैं। आप कितने बचे यहाँ पर? 5 दिन। बस मंडे में आप +5 कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन है? सैटरडे, अर्थात शनिवार का दिन है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आपका यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यदि के का मी मतलब है डिवाइडेड, आर का मतलब है मल्टीप्लाई, टी का अर्थ है माइनस और जे का अर्थ है प्लस, तब 40 T 120 के, इसका मतलब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना। इसको आपने क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व करना है। बस आप सॉल्व कर दीजिएगा। आप देखो 40 और उसके बाद क्या आ जाएगा? टी का मतलब क्या था? माइनस के 20, और के का मतलब क्या है? डिवाइडेड 60, और आर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 8, और जे का मतलब क्या है? प्लस के 12। बस अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए। जो आपकी न्यू इक्वेशन बन के आई है 40 माइनस के 20, 120 है ना, हाँ 120 डिवाइडेड 60 मल्टीप्लाई 8 प्लस के 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 60 से 120 आप डिवाइड करिएगा, कितनी बार जाएगा? सॉल्व करिए, 2 टाइम्स जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है? माइनस के 40, और इसके बाद आपका यहाँ पर बनेगा 8 प्लस के 12, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, आपका 16 आ जाए, 8 दूनी 16 प्लस के 12 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप? या तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, या 40 प्लस के 12 कितना हो जाता है? 52, और 52 माइनस के 16 आपका 36 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण बनेगा? तो ऐसा कौन सा समीकरण है जो बनेगा अगर हम आपस में चिन्हों को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो कोशिश करिएगा इसे आपस में चेंज करने की। यहाँ पर है 5 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। तो बताइए, यहाँ पर देखो, जब आप प्लस और माइनस का करेंगे नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपका यूज़ होने वाला है वो आपका यूज़ होगा कौन सा? माइनस और डिवाइड वाला, है ना, माइनस और डिवाइड वाला। तो माइनस और डिवाइड को आप कर दीजिएगा, है ना। जहाँ पर आपका डिवाइडेड है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, जहाँ पर माइनस है वहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसे सॉल्व करके देखिए। पौधे के किस भाग को कहवा प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से, कौन सा भाग है जिससे कहवा प्राप्त होता है? तो वही यहाँ पर ध्यान रखना, कहवा अर्थात कॉफ़ी। तो पौधे का बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होता है? आपका बीज से प्राप्त होता है। ये मूल रूप से अबिसीनिया मूल का पौधा होता है, जिसकी कृषि और व्यापार पहली बार अरब प्रायद्वीप में किया गया था, और वहाँ से ब्राज़ील लाया गया। जो कॉफ़ी होता है, कहवे का पौधा होता है, उसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत है। और कहवा की 2 प्रमुख किस्में होती हैं, एरोबिका और रोबस्टा। ये आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था किसके द्वारा? भारत के अंदर जमींदारी व्यवस्था, है ना, इसको लाने वाला कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको लाने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
स्थायी बंदोबस्त द्वारा इसने अंतिम रूप से जमींदारों को भूस्वामी मान लिया और 1790 में बंगाल के जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था इसने करवाई थी। फिर इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी। कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया था सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। और तो अब यहाँ से वही पूछा था कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 का ऑप्शन सी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की। तो भारत के अंदर पहली बार जो जनसंख्या नीति है इसको जो है कब तैयार किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1976 में देश में पहली जनसंख्या नीति को क्या किया गया था, तैयार, इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी सरकार ने संशोधित जनसंख्या नीति घोषित की और नई जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया था। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त बताया था ना, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया था। जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे 1793 में स्थायी भी कर दिया गया था, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटल के नाम से जानते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का 10/11 जो पार्ट होता था वो कंपनी को और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। तो सोचिएगा एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है 25 का ऑप्शन है पर्यावरण, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इस सम्मेलन में या इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस अवसर पर एजेंडा 21 को पारित किया गया था। एजेंडा 21 वस्तुतः 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु निर्धारित एक प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को आपने ज्ञात करना है कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे 2 से 9, 9 से 25, 25 से 82 और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, मतलब ये 35 होगा। यहाँ पे 25 नहीं 35 है, ये मिस प्रिंट हुआ है, 35 कीजिए। अब देखो 2 से 9 जा रहे हैं तो प्लस के 7 हुआ, 9 से 25 गए तो यहाँ पर 16 हुआ और 25 से 82 गए हैं तो यहाँ पे प्लस के 57 हुआ है और 82 से 335 गए हैं तो फिर आपका यहाँ पर 335 गए हैं तो प्लस के 253 हुआ। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो उसके लिए देखो 7 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस के आपका 2 तो 16, फिर आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस के 9, फिर आगे आपका चल रहा है मल्टीप्लाई 4 प्लस के 25, तो 253 में 253 जो इनका डिफरेंस जो इनमें हमने ऐड करा था प्लस करके 253 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 253 की मल्टीप्लाई 5 से करिए प्लस 82 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा 1682 आपका नया नंबर निकल के आएगा। सॉल्व करिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटना है। अब असंगत विकल्प कौन सा है वो आप यहाँ पे बताइएगा। देखो 20, 16 और 18, तो 20 से 16 आपका -4 हो रहा है और 16 से 18 +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो, पहले -4 हुआ है फिर प्लस के 2 हुआ। अब 18 से 14 जाने पर भी आपका क्या हो रहा है, -4 हुआ है और 14 से 16 आने पर भी आपका प्लस का 2 हुआ है। 16 से 12 गए हैं -4 हुआ है, 12 से 14 प्लस के 2 हुआ है। ऐसे 14 से 11 में -3 ऐड हो रहा है और 11 से 13 में +2 ऐड हो रहा है। जो ऑड है वो कौन सा है, 14, 11, 13, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, ऑड है तीनों में से। यदि एक कूट भाषा में रमन को 5 लिखा जाता है ना, प्रशांत को 8 लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका टिमटिम को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं है इसमें लेटर 1 2 3 4 5 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बता दीजिएगा टिमटिम में कितने लेटर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 6 और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले तो 5 आना चाहिए तथा एकदम बाद में या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए।
तो ऐसे में 5 4 3, 1 2 ये वाला पेयर बना। अब 5 4 2 ये वाला पेयर बना। अब यहाँ पे 5 4 5 है ना, तो ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पे पहले 5 आता या यहाँ 2 आता तब, तो ऐसे में कितने बन रहे हैं? 2 आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का? मतलब सी, ऑप्शन सी होगा और आपके 2 बन रहे हैं। डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताइएगा इनका क्या है फुल फॉर्म। डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय क्या है? सो क्वेश्चन नंबर है आपका 30 एंड करेक्ट आंसर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग डैश फाइल के लिए किया जाता है। किस फाइल के लिए होता है? एक्सेल के लिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा लहर दर्शाती है, वो क्या दर्शाती होती है? कई बार आता है ना, जब हम कर देते हैं फिर वो कई बार नीचे रेड रेड सा बना हुआ होता है, तो वो वर्तनी से रिलेटेड जो त्रुटि होती है उसको प्रेजेंट करता है। 32 का ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन है जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? नॉरफ्लेक्स कौन सा नहीं है? नॉरफ्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा विटामिन सी में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जो सी में मिलता है? तो कौन सा विटामिन है जो सी में मिलता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 34। एस्कॉर्बिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है, क्या है जो विटामिन सी में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? बिग बैंग। और जो आपका विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है ना। और जो आपका जो कि मछली के यकृत का तेल, सूर्य का प्रकाश, इसके लिए मुख्य स्रोत है। विटामिन डी की बात, और इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों को ऑस्टियोमलेशियन की अस्थि मृदुता रोग हो जाते हैं। तो वो आपका विटामिन डी कैल्सीफेरॉल आया था, इसलिए बताया। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग ध्यान रखेगा। ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है, और 1930 में बेल्जियम के जॉर्ज लैमेतिर थे, उन्होंने इसका मतलब दिया था इस सिद्धांत को। और सिद्धांत के अनुसार विश्व के आरंभ में लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़े किससे हुआ था? बहुत बड़े विखंडन से प्रथम परमाणु प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरे? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका कहाँ से? 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इनसे होकर के ये गुजरती है। तो कहाँ के होकर नहीं गुजरती है, या कहाँ से होकर गुजरती है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन डी, सभी से होकर गुजरती है। विश्व व्यापार संगठन के संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन के संगठन का उत्तराधिकारी है, ये उत्तराधिकारी है किसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का है। किसका? तो यहाँ पर जो विश्व व्यापार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT के स्थान पर 31 दिसंबर 1994 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 38 के क्वेश्चन की, तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस, और वहीं 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। सो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहा है। तो यहाँ पर बना था हमारा गोवा। कौन बना था? गोवा। अब आते हैं उत्तराखंड पे। प्रसून जोशी निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति इन्होंने अर्जित की है? किसने? प्रसून जोशी ने। तो बताइएगा, प्रसून जोशी ने जो है किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है?
सो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 41 एंड ऑप्शन हो जाएगा बी, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं और ये हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक, भारतीय सिनेमा के गीतकार है ना, जैसे कि फिल्म तारे ज़मीन पर जो गाने हैं उसमें माँ के लिए जिन्होंने इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सी फिल्म तिंग मासू धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? तो तिंग मासू धूलिया के द्वारा कौन सी फिल्म को निर्देशित किया गया है? ये आपकी फिल्म है पान सिंह तोमर। कौन सी है? पान सिंह तोमर। और इसके निर्देशक के रूप में इन्होंने अपना कैरियर, वैसे इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत करी थी वो हासिल से करी थी, फिल्म हासिल, जो कि 2003 में आई थी। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक, जिसे बाल खिल्य भी बोला जाता है, और जिसका उद्गम महास्वर ताल से होता है और महास्वर ताल टिहरी गढ़वाल में सहस्त्र ताल के पास में लोकेटेड है। तो ये किसका हो जाएगा? आप आइडिया लगाओ। ऑप्शन बी, भिलांगना। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर? और ये क्वेश्चन आपका कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देहरादून। देहरादून में मतलब 1939 में देव सुमन, श्रीदेव सुमन है, दौलत राम है, नागेंद्र शकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके प्रयासों से इसकी स्थापना होती है देहरादून के अंदर। गांव और नगर उदाहरण हैं। सो गांव और नगर उदाहरण हैं किस चीज़ के? क्वेश्चन नंबर 45 समुदाय के, कम्युनिटी के। नेक्स्ट है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया? वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो किस में किया गया था सर्वप्रथम? ऋग्वेद में हुआ है। किस में हुआ है? ऋग्वेद। आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? उत्तराखंड के अंदर जो किंगरी पिंगरी होते हैं ये क्या है? सो ध्यान रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 47 और ऑप्शन सी दर्रे हैं। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। श्यामला ताल की अगर हम बात करते हैं तो चंपावत जनपद में स्थित है और 2 किलोमीटर परिधि में फैला है। ताल सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल ये भी हैं और इनके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम लोकेटेड है। तो ये है आपका कहाँ पर? चंपावत में है। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सो ये आपका टिहरी गढ़वाल में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर जो है वो किसने इसका निर्माण करवाया था? सो कुमाऊं के अंदर जो घोड़ाखाल में हमारा गोलू देवता का मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था किसने? बाज बहादुर चंद ने कराया था। किसने कराया था? बाज बहादुर चंद। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यास गुफा स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे बद्रीनाथ में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। सो केदारनाथ का, और जो व्यास गुफा है ना ये चमोली में है। बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे जो माणा गांव है, हमारा पहला गांव जो इसे माना गया भारत का, और वहीं पर ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि वेदव्यास हैं उन्होंने गणेश जी की सहायता से 4 वेदों, 18 पुराण और महाभारत को यहीं पर क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। सो केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था। सो ये आपका भवन निर्माण, मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है और ये मंदिर समुद्र तट से 11,750 मीटर की हाइट पर है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सो उत्तराखंड के अंदर जो ये प्रशिक्षण केंद्र है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन बी हो जाएगा, कालागढ़ में। कहाँ पर है? कालागढ़। 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। कौन हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल की सीमा जो है इनके साथ लगती है ना। पौड़ी गढ़वाल की राज्य के साथ, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल के साथ यूपी से भी इसकी सीमा लगती है। भारतीय, तो यहाँ पर अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी कब?
तो इनको जो फांसी दी गई थी वो फांसी दी गई थी कब, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 55, ऑप्शन हो जाएगा ए 3 मई 1945 को। कब दी गई थी? 3 मई 1945 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? सो भारतीय इतिहास में जो अलकनंदा है उसका दूसरा नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है, बताइएगा। अलकनंदा नदी जो है, सबसे पहले तो अलकनंदा की बात करते हैं। शिवलिंग शिखर जो है ना, शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग अलकापुरी स्थित सतोपन जो शिखर है उसके सतोपन ताल से निकलती है। शीर्ष पर इसे विष्णु गंगा कहा जाता है। स्कंद केदार के अनुसार इसके इस नाम का आधार अलकापुरी से प्रवाहित होना है। तो यहाँ पर आपका 56वें का आंसर हो जाएगा हिरण्यवती भी इसको बोलते हैं। और इनकी बात करते हैं, एक बार अगर बात करूं वीर के इनके चंद्र सिंह की, तो केशरी चंद्र सिंह को इनको 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी और देहरादून के क्यावा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए रोजगार परक योजनाओं का संचालन करना और रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराना, यानी कि ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। और इसके इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन ए जनवरी 2005 में। कब किया गया था? जनवरी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया और इस क्षेत्र के लिए कर्नल ए गार्डनर को पहला कमिश्नर बनाकर भेजा गया था। तो ए गार्डनर यहाँ पर सही आंसर। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था कब? तो इनका पंजाब से ये आए थे, कब आए थे? 1699 में आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन डी लगाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक गुरुद्वारा बनाया जो आज नगर का प्रमुख केंद्र है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ डेरा डालने के कारण इनका नाम देहरादून पड़ा, जो कालांतर में देहरादून के नाम से विख्यात हुआ था। तो ये एक अलग अलग मत हैं। किस चंद्रवंश के शासक को तुगलक कहा जाता? तो वो कौन सा चंद्रवंश का शासक रूलर था जिसको तुगलक कहा गया है? सो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 60, ऑप्शन हो जाएगा बी देवी चंद को। किसको बोला जाता है? देवी चंद को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन है हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? सो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 61, ऑप्शन बी जीसी फ्रेंच। क्या है आपका? जीसी फ्रेंच। आप लोग ध्यान रखें। कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है? तो कौन है जिसे कत्यूरियों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है? सो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन डी नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी राज राजेश्वरी भी इनको वैसे कहा जाता है, नंदा देवी को, इनको पार्वती का रूप माना गया है। नेक्स्ट है हिमालयन समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो पहाड़ का जो प्रकाशन होता है वो होता है नैनीताल से। 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। डीडी शर्मा को जाना जाता है, डीडी शर्मा को सो इनको जाना जाता है यहाँ पर हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। 1924 में नैनीताल के जंगलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं जनजातीय भाषाओं में शोध और लेखन के क्षेत्र में इन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज के द्वारा 1997 एंड 1998 के लिए इन्हें वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व घोषित किया गया। और संस्कृत में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2000 में इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से भी नवाजा जा चुका है। प्रेम सभा की स्थापना जो है किसने की थी? सो प्रेम सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आप लोगों का, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? इनको प्राप्त हुआ है 1982 में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? सो पिथौरागढ़ के मालपा में जो आपका बादल फटा था, उससे जो घटना घटित हुई थी वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 67। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। 17 से 18 अगस्त 1998 के बीच में ये घटना घटित हुई थी। हुड़किया बोल के सबसे किस नृत्यांगना की मृत्यु हुई थी, इसमें वो भी बताओ जल्दी से। 3-4 बार क्वेश्चन आया है। हुड़किया बोल किस अवसर पर जो है वो गाया जाता है? और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड है। मतलब कृषि करते समय स्पेशली जब रोपाई और गुड़ाई का अवसर आता है उस समय ये गाया जाता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 69 और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पर ये आपका सम्मिलित हुआ था 1817 ईस्वी में। देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया और 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो गढ़वाल में कब शामिल किया गया है वही पूछा है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1975 में शामिल किया गया था। लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ पर है? बहुत बेसिक क्वेश्चन बन चुका है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पिथौरागढ़ में। सन 1857 ईस्वी में क्रांतिकारी नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? सो क्रांतिकारी जो संगठन है 1857 में गठित हुआ और कालू मेहरा जी ने इसकी स्थापना करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, है ना। और उत्तराखंड के इस प्रथम क्रांतिकारी का जन्म, उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी इनको माना जाता है 1831 में चंपावत के लोहा घाट के विशुड़ गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास जो चाय विकास बोर्ड है उसका गठन हुआ था, है ना। तो ये आपका कब गठित किया गया था वही आपसे पूछा गया है। कहाँ पर आपका गठित हुआ था? 73। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो कौन है जिनको ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया? कीर्ति शाह को। किसको किया गया था? कीर्ति शाह। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? सो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है आपसे पूछा गया है। और देखो, हरिद्वार में गुरुकुल की जो नींव रखी वो स्वामी श्रद्धानंद ने डाली, लेकिन इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो लाला महात्मा मुंशीराम को जाता है। लाला मुंशीराम ने 1892 में गुंजरावाला गांव में गुरुकुल की स्थापना करी। 1901 में इसे कांगड़ी गांव में स्थानांतरित किया गया, जो कालांतर में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बना। भारत सरकार ने इसे 1962 में विश्वविद्यालय की मान्यता भी दी थी। सो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है 75 और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद। मैंने कहा नींव किसने रखी थी, अब उसके बाद इसको पूरा किसने कराया था वो अलग बात है। तो नींव जिसने रखी है आयोग ने उसी का आंसर माना है। बाकी ऑप्शंस में नहीं होता तब मुंशीराम या लाला मुंशीराम, लाला या महात्मा मुंशीराम आता, फिर वो लगाते। तो इनमें आपका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आयोग ने भी उस समय, क्योंकि इसमें मुंशीराम का नाम नहीं है। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं देहरादून से प्राप्त हुआ है, मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक ने अभिलेख 257 ईस्वी में अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर देहरादून के कालसी, यमुना, टोंस नदियों के संगम पर क्या कराया था? स्टैब्लिश करा था। यह पाली भाषा में है, ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है और इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद, है ना, तथा क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द पूछा जाता है कि क्या क्या प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा मौर्य। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? सो देहरादून का जो जौनसार बावर क्षेत्र है चक्राता एवं केलना पहाड़ियों में स्थित चक्राता छावनी की स्थापना 1866 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। और 1869 में से यहाँ सैनिक रहने लगे थे, लेकिन
कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय 1873 में स्टैब्लिश, यहाँ पर क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो पुराण में जो उत्तरकाशी है उसके लिए कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है सौम्य काशी। क्या किया गया है? सौम्य काशी। देवभूमि के नाम से विख्यात ये नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। उत्तर की काशी के नाम से प्रसिद्ध, उत्तरकाशी को गुप्त काल में बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था। यहाँ हिंदुओं में 2 पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री है। नेक्स्ट है वहाँ पर वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में है? अब बात हो रही है वसुंधरा जलप्रपात की, तो बताओ भाई कौन से जनपद में है? सो ये जनपद है हमारा कहाँ पर? चमोली में। 79 का ए। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा जो है राजी ट्राइब्स में मिलती है। 80 का ऑप्शन डी। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बीसलदेव ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रासो साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन है इनका नाम? नरपति नालह। ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब आपको यहाँ पर पूछा गया कि कौन तद्भव शब्द है। देखिएगा, नवमी, दशमी, प्रतिपदा ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। पूर्णमासी क्या है? आपका तद्भव शब्द है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सो छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 83, ऑप्शन बी ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना। पुनर्जन्म, जब आप इसे तोड़ेंगे पुनः धन जन्म हो जाएगा, यानी कि संधि कौन सी है यहाँ पर? विसर्ग संधि है। और आंसर क्या होगा? PY क्यों चल रहा है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। PY क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और स्क्रिप्ट यानी कि लिपि क्या होगी? देवनागरी। भारत संघ की राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, राजभाषा है हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो ये कहाँ पर कहा गया? कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन बी आर्टिकल 243। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 85 का बी करेक्ट होगा। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या है? करता, उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कृतवाच्य। उसको क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली गली। तो यहाँ पर 2 बार गली गली यूज़ हुआ है, तो आपसे वही पूछा है कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, बताइएगा। गली गली, जब कोई शब्द ज्यों का त्यों युग्म के रूप में प्रयोग होता है उसे बोला जाता है पुनरुक्त शब्द। अब देखो यहाँ पर जैसे गली गली यानी कि जैसे गली गली है, बाल बाल है, तो ये आपके होते हैं पुनरुक्ति शब्द। ऑप्शन आपका है। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कर। मारुत, समीर, अनिल, अनल, बताइएगा। देखो बाकी जितने भी पर्यायवाची हैं वो पवन के पर्यायवाची, वायु के पर्यायवाची, लेकिन जो अनल है वो आग का पर्यायवाची, डिफरेंट है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? है ना, इनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, य, र, ल, व होती है। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा? अनिश्चयवाचक और प्राणीबोधक सर्वनाम, तो यहाँ पर कोई, जैसे कोई बाहर खड़ा है। ऑप्शन बी। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? सो वो कौन सा आपका शब्द है जिसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है?
सो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन बी, दाल रोटी। दाल रोटी। अब इसमें बताइएगा कि कौन सा आपका समास है, दाल और रोटी किस में आएगा, कमेंट करो फटाफट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में जो है वो प्रकाशित है। बादल राग कविता। सो बादल राग कविता 6 खंडों में है। कितने खंडों में है, 6 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है। आपको पूरी वर्णमाला कराई है ना, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा होगा जब से मैंने कराया है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। जिस स्वर के उच्चारण मुख विवर पूरा खुलता है, जो मुख है वो पूरा खुलता है, वह क्या कहलाता है। सो उसको बोला जाता है विवृत स्वर। क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं, है ना। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, विवृत। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि विवृत स्वर कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है। निम्नलिखित में सामिश का विपरीतार्थक क्या होगा, सामिश का अपोजिट क्या होगा। सो सामिश का अपोजिट क्या होता है, निरामिष होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 96 का ए। आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किस लेखक ने कहा है। जो आदिकाल है उस आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किसने कहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। सो इसका मतलब होता है कृतघ्न के साथ नेकी का व्यवहार। कृतघ्न के साथ नेकी का व्यवहार। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब अनेकार्थी की हम बात कर रहे हैं, तो अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, रात्रि। रात्रि को छोड़कर सारे के सारे अनेकार्थी हैं। जैसे अंग, शरीर के अंग, प्रकार, पात्र, बर्तन, अभिनेता द्वारा पात्र की भूमिका निभाना योग्य। इसी प्रकार सोम भी अनेकार्थी है, लेकिन रात्रि नहीं है। पीपर पात सरिस्मन डोला। पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है। आपसे अलंकार पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ये थे आपकी 100 PYQ पूरा का पूरा पेपर समाज कल्याण में जो आपका पूछा गया था, जिसमें आपका रीजनिंग, GS, उत्तराखंड जी के, आपका हिंदी, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया। और इनकी प्लेलिस्ट भी बनी है, PYQ आप ज़रूर देखिएगा। स्पेशली रीजनिंग अगर आपकी है तो आपको पैटर्न पता चलता है, क्योंकि पैटर्न से बस वहाँ पे आपके डिजिट चेंज हो जाती है, नेम चेंज हो जाते हैं, कई बार पैटर्न आपका सेम लगता है। तो फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फिर सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न समझना, लॉजिक समझना कि कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मिलेंगे मैराथन क्लासेस के साथ। संडे को एक लॉन्ग वीडियोस आपको मिलेगा जिसमें मैक्सिमम GS को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।